Hello my dear friends, welcome in this class. मैं बीके रहे आप सबका हार्दिक खैर मकदम करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, पिछली वीडियो में हमने आपसे राहुल सांकृत्यायन लिखित ल्हासा की ओर चैप्टर पर आपका ध्यान खींचा था। उस ध्यानाकर्षण में हमने आपसे परिचर्चा करते वक्त ये बताया था कि राहुल सांकृत्यायन जी एक घुमक्कड़ी स्वभाव के इंसान थे और घूमना उनकी आदत में शुमार था। उन्होंने अपने जीवन पर्यंत यात्रा की और उसी यात्रा का ये एक भाग है ल्हासा की ओर। आपने कल ये भी जाना था कि 1929-30 की यात्रा का वर्णन है इस चैप्टर में, जब लेखक राहुल अपने मित्र के साथ यात्रा पर है और उस यात्रा में उसकी संग है सुमन। आपने ये देखा होगा कल के वीडियोज में कि सुमन के साथ अपनी यात्रा पर है लेखक। उस यात्रा में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले तो उन्हें भिखारियों के वेश में जाना पड़ा। शायद कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि मुझे भिखारी वेश में भी कोई यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर उन्हें भिखारी वेश में यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि दुर्गम पहाड़ी इलाका था, गांव गिराव बहुत कम होते थे। डाकू उन निर्जन इलाकों में रहा करते थे और उन यात्रियों को लूट लेते थे, इसलिए जान का खतरा प्रतिपल बना रहता था। इसीलिए उन्होंने भिखारी का वेश धारण किया। पहली बात तो ये आपको मैंने कल बतलाया, ये भी बतलाया था कि जब वो लौटते समय भद्रवेश में हुए तब भी उन्हें कठिनाई, कि भद्रवेश में लौटते वक्त भी उनके पास रहने के लिए उचित जगह नहीं मिल सकी, क्योंकि गांव के लोग जब शाम का वक्त होता था तो छंग पी करके अर्थात मदिरा का सेवन करके अपना होशो-हवास खो बैठते थे। और जब इंसान मदिरा का सेवन कर लेता है और अपना होशो-हवास खो बैठता है तो जानता नहीं है कि सामने कौन है। वहाँ भी उन्हें परेशानी हुई। और उसी क्रम में जब आप आगे बढ़े थे, थोंगला के जंगल तक पहुँचे थे, तो थोंगला के जंगल में उन्हें एक ऊंची पहाड़ी जगह मिली थी, जिसको कल हमने डाणे बतलाया था। डाणा 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित हुआ भूभाग है, इसका नाम डाणा है। यह थोंगला के जंगलों में ऊंची पहाड़ियों पर का ऊंचा भूभाग है। यह एक निर्जन इलाका है।
आसपास कोई गांव न होने की वजह से वह स्थान काफी भयावना लगता है, डरावना लगता है। नीचे कलकल करती हुई नदी बहती है पहाड़ी के नीचे, आसपास कोई गांव गिराव नहीं, केवल डाकुओं का आवाज है। कल आपने ये भी जाना कि डाकुओं के लिए वो काफी मुफीद जगह है, सुरक्षित जगह है, और डाकू उस रास्ते से आ जा रहे यात्रियों को लूट लिया करते थे। इतना ही नहीं, और लूटने के पहले उन्हें जान से मार डालते थे ताकि उनकी अपनी जान की हिफाजत हो सके, लोग उन्हें पहचान कर सके। यहाँ तक की बातें कल के आपकी वीडियोस में थी। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि जब उस जगह पर वो पहुंचते हैं तो उस समय भी उनका वेश भिखारी का ही होता है, और सामने यदि डाकू इत्यादि पड़ते हैं तो वो कुची कुची, जिसका मतलब होता है दया करो दया करो, का करके अपना हाथ फैला देते हैं और डाकू उन्हें छोड़ देते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं लंकोर के मार्ग पर। पहाड़ियों से जब वो नीचे उतरते हैं तो उस समय काफी थक चुका होता है लेखक, और लेखक वहां पर अपने मित्र को ये सलाह देता है, सुमंत को ये सलाह देता है कि हम आगे की यात्रा के लिए घोड़ों का प्रबंध कर लें। अन्य यात्री भी घोड़ों से जा रहे थे। उनकी सलाह को मान करके सुमति 2 घोड़े ले लेता है, एक घोड़ा लेखक के लिए, एक घोड़ा स्वयं के लिए। उसके बाद उनकी आगे की निचली यात्रा शुरू होती है लंकोर के मार्ग की, और लंकोर के मार्ग पर ये आगे बढ़ते हैं। दुर्भाग्य देखिए कि लेखक को जो घोड़ा मिला था, अर्थात राहुल जी को जो घोड़ा मिला था, वह घोड़ा बड़ा सुस्त था और बड़ा कमजोर था, चल नहीं पाता था सही। और जो यात्री थे और उनका मित्र सुमंत था, वो आगे बढ़ते चले जा रहे, आवाज भी नहीं दे रहे हैं लेखक की ये कि अरे भाई देखो तू बहुत आगे निकल जा रहे हो, हम बहुत पीछे हो जा रहे हैं, अरे जरा साथ साथ चला करो यार, रास्ता बहुत अजीब सी जगह है ये। कोई आवाज नहीं दे रहे हैं, सब लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। संजोग से वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो 2 राह, एक दाईं तरफ जाता है और एक बाईं तरफ। जो लंकोर का मार्ग था वो दाईं तरफ जाने को था, वहां कोई संकेतांक नहीं था, प्रतीक नहीं था कि लिखा हो बोर्ड कि ये लंकोर जा रहा है या ये दूसरी तरफ जा रहा है, कुछ था नहीं संकेतांक, केवल 2 राह था। वहां से लेखक के मित्र और अन्य यात्रीगण तो अपने सही रास्ते पर मुड़ गए। उनको मालूम था, मैंने सुबह चैप्टर के स्टार्ट में आप लोगों ने जाना है कि सुमंत को रास्ते का पूरा ज्ञान था, तो सुमंत तो आगे निकल गया। सुमंत को ये भी आवाज नहीं है कि मेरा मित्र काफी पिछड़ गया है, जरा उसको रोक कर वेट कर लें। हम रुक करके वेट नहीं किया, वो तो आगे बढ़ता चला गया, चलो पीछे पीछे तो आ ही रहा है। लेकिन उस 2 राह पर जाकर के लेखक अकेला पड़ गया, जाए तो जाए कहाँ, किधर को जाए। दुर्भाग्य से जाना था जाए दाएं लंकोर, दाएं न जाकर के वो बाएं निकल गया, बाएं 2-3 मील आगे निकल गया, और इधर लेखक के दोस्त सुमति और अन्य यात्री आगे निकल गए। वो भी पीछे मुड़ करके नहीं दिख रहे हैं, ये भी चिल्ला नहीं पाए, वो तो काफी आगे निकल चुका है। सोचो चलो हम भी साथ साथ निकल चलेंगे, दाएं न जाकर के बाएं निकल गए, बाएं 2-3 मील आगे निकल गए। 2-3 मील आगे निकल जाने के बाद इनको लगा कि अरे यार यहाँ तो एकदम सब सूना सूना नजर आ रहा है, कोई नजर ही नहीं आ रहा है।
कहीं हम गलत तो नहीं होंगे। एक जगह रुक करके संजोग से कोई दिखलाई पड़ा, इन्होंने पूछा, अरे भाई क्या लंगपुर का यही मार्ग है? उसने कहा कि महाशय आप तो रास्ता ही भूल गए, आपको इधर ना आकर के उस दोराहे से आपको दाईं तरफ जाना चाहिए। ओ, मैं गलत हो गया। ये सोच करके लेखक फिर वहां से मुड़ता है और फिर लंगपुर के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। इस क्रम में वो अपने मित्र से काफी पिछड़ गया, अपने साथियों से पिछड़ गया, पिछड़ भी गया। लेकिन मित्र जो था, जब अपने लंगपुर के आसपास पहुंचने आगे तिंगरी समाधि गिरी के पास पहुंचता है, तो तिंगरी समाधि गिरी पर जाकर के अचानक उसे होश आता है कि अरे यार, मेरे साथ तो मित्र भी चल रहा था, जरा देखे तो वो कितना पीछे है। दूर दूर तक कहीं मित्र का नामो निशान नहीं, आंखों से ओझल है। सोचा वो लगता है वो बहुत पीछे छूट गया, धीरे धीरे आ रहा है। वहीं पर वो बैठ करके इंतजार करने लगता है। सुमति सोचता है कि चलो वक्त बिताने के लिए कंडा जलाएं, और कंडा जला करके उस पर थोड़ी सी चाय बनाएं, और चाय बना करके कुछ पिए, और जब तक चाय पिएंगे तब तो वो तो आ ही जाएगा। लेकिन वो तो काफी पिछड़ गया है, एक तो सुस्त भी है घोड़ा, वक्त तो लगेगा ही। एक बार नहीं, कई बार कंडे जलाया, कई बार चाय पिया, और मन ही मन नाराज हो रहा है, गुस्से में है, तमतमा रहा है, कहाँ रह गया। सुबह से शाम होने को आ गई, पता ही नहीं। शाम के वक्त हाँफते कांपते किसी प्रकार से लेखक पहुंचता है अपने मित्र के पास। मित्र आंखें लाल पीली करके पूछता, अरे कहाँ रह गए? सारा वाकया का सुनाता है कि अम्मा यार, हम तो बहुत पिछड़ गए। खैर, किसी प्रकार से वो अपने मित्र के गुस्से को शांत करता है, और तिंगरी समाधि गिरी पर थोड़ा देर विश्राम करने के बाद आगे की यात्रा शुरू होती है। इस बीच उसका मित्र सुमति उससे थोड़ी सलाह लेता है कि मित्र थोड़ी देर रुको यहाँ पर, हम आसपास के गांव में जाकर के जरा गेंडे दें। गेंडे एक प्रकार के कपड़े और तिल्ली और ये पतली कपड़ों की बनी हुई वो बत्ती होती है जो पूजा पाठ में प्रयोग की जाती है। लेखक ने, वो सुमत ने सोचा कि जाकर के दे आएंगे, उसके बदले कुछ जजमान जी से पैसे मिल जाएंगे, कुछ पॉकेट में पैसे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो लेखक को जल्दी पड़ी है तिब्बत पहुँचने की। उसने कहा नहीं यार, जाओगे काफ़ी वक्त बीत जाएगा, 1-2 दिन लगा दोगे, हम यहाँ पर अकेले बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, अपन को आपको जाने को नहीं कहेगा, मत जाओ, आगे हम लोग आगे बढ़ें। और तिंगरी समाधि गिरी से फिर वो लोग आगे बढ़ चलते हैं लंगपुर के मार्ग पर, आगे तिब्बत की तरफ। आगे जाते हुए तिंगरी समाधि गिरी से जब वो आगे जाते हैं तो फिर वो शेखर विहार पहुंचते हैं। शेखर विहार एक ऐसी जगह है जहाँ की जमीन खेती के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन वो जमीन कई हिस्सों में बटी हुई होती है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं करते। वो जो जमीन होती है वो जागीरदारों में बटी है। बड़े बड़े जागीरदार होते हैं जिनके पास अकूत जमीन हुआ करती है, और वो क्या करते हैं, अपनी जमीन की पर खेती बाड़ी की व्यवस्था तो वो देख नहीं पाते, इसलिए उस खेती बाड़ी की व्यवस्था करने के लिए वो एक भिक्षुक नियुक्त करते हैं। मठ, वो एक मठ बनाता है, मठ में रहता है और वो खेती बाड़ी की देखभाल करता है।
तो जो उस मठ में रहता है, उस खेती की देखभाल करने के लिए जो जागीरदारों द्वारा नियुक्त किया जाता है व्यक्ति, वो मठ में रहता है और उसको भिक्षुक कहते हैं। भिक्षुक एक तरीके से राजा होता है वहां के लोगों के लिए। उसके अधीन बहुत सारे लोग काम करते हैं उस भिक्षुक के अंतर्गत, और वह उस खेती बाड़ी की देखभाल करता है, व्यवस्था करता है। कटाई गुड़ाई कराने के बाद उस फसल को तैयार कराने के बाद ले जाकर के वो जागीरदार के यहाँ सुपुर्द करता है, उसके बदले उसको पारिश्रमिक मिलता है। तो भिक्षुक नियुक्त किए जाते हैं, जागीरदार के द्वारा भिक्षुक नियुक्त किए जाते हैं, भिक्षुक खेती की देखभाल करते हैं। वहां पर शेखर विहार में जो भिक्षुक नियुक्त था उसका नाम था नमसे। नमसे वहां पर खेती की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया। सुमति और उसका मित्र लेखक दोनों शेखर विहार पहुंचते हैं। उस शेखर विहार में उनकी मुलाकात उस नमसे से होती है। भिक्षुक वेश में रहने के बाद भी लेखक और उसके मित्र को वहां पर बड़ा सम्मान मिलता है। नमसे उन दोनों का तहे दिल से स्वागत करता है। वे स्वागत से अभिभूत हो जाते हैं। उसी शेखर विहार की पहाड़ी पर भगवान बुद्ध का एक मंदिर है। उस मंदिर में भगवान बुद्ध की हस्तलिखित 103 प्रतियां रखी हुई हैं, जो मोटी मोटी लगभग 15-15 शेर की वो ये पोथियां हैं। सोचो बहुत कितने हजारों पेज होंगे, एक एक मोटी मोटी 15-15 शेर। भगवान बुद्ध की हस्तलिखित उन पुस्तकों को देख करके लेखक बड़ा खुश होता है। अरे लेखक का दिमाग ही लेखक तो था ही, वो भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने वो पोथियां रखी हुई हैं जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश ही रहे होंगे। बड़ा खुश होता है और वहीं वो लेखक बैठ जाता है और बैठ करके वो उन पुस्तकों को पढ़ने में रम जाता है। अर्थात उन्हीं पुस्तकों में वो खो जाता है, भूल जाता है कि उसका मित्र भी उसके साथ है। पुस्तकें पढ़ने में मगन हो गया। समय का अब ख्याल नहीं रह गया कि उसे तिब्बत भी पहुंचना है। मग्न हो गए। उसी समय सुमति को अवसर मिलता है। क्या? गांव में जाकर के गैंडे देने का। अपने मित्र से दूसरी बार वो पूछता है, परामर्श लेता है कि क्या मैं अब गांडों को देने जा सकता हूं, क्योंकि तुम्हें इन पुस्तकों को पढ़ने में इतनी 103 प्रतियां हैं, कम से कम 2 से 3 दिन लगी जाएंगे, तब तक तो मैं इन गांडों को दे के चला आया हूं। अब वो उन पुस्तकों को पढ़ने में इतना तल्लीन है, इतना मगन है कि वह अपने मित्र को इस बार नहीं रोकता। अब उससे जाने की जल्दी नहीं है, क्योंकि उसका मन तो पुस्तकों में लग गया है। उसने कहा कि जा सकते हो, लेकिन वो गैंडे देकर के जल्दी से वापस आ जाता है, या ये भी पुस्तकें पढ़ करके लगभग खत्म कर लेते हैं का एक आधे दिन। उधर मित्र सुमति भी वापस आ जाता है और उसके बाद सुमति और राहुल सांकृत्यायन की आगे की यात्रा शुरू होती है। और यहीं पर इस चैप्टर लहासा की ओर का समापन होता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, राहुल सांकृत्यायन जी की यात्रा वृत्तांत शैली पर लिखित इस चैप्टर के बारे में आपको पूर्ण जानकारी हो चुकी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेखक को रास्ते में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेखक भिखारी के वेश में गांव में पहुंचा,
तो उसे रहने के लिए जगह मिली, लेकिन भद्रवेश में उन्हें स्थान नहीं मिला। ऐसा क्यों? तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? ऐसे बहुतेरे प्रश्न जो भी होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारी चीज़ों का ज्ञान हो चुका होगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।